टीवी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं स्तुति और आइए एक नजर डालते हैं शहर की प्रमुख सुर्खियों पर। महिलाओं को भ्रमित कर टप्पेबाजी करने वाले 2 शातिर अभियुक्त को चेतगंज पुलिस ने 6 लाख के आभूषण के साथ किया गिरफ्तार। साइबर ठगी करने वाले गैंग के सरगना सहित 2 अंतर्राज्यीय साइबर अपराधी हुए गिरफ्तार। अज्ञात वाहन की टक्कर से एक कांवरिया हुआ घायल। हाईवे पर कांवरियों ने किया जमकर बवाल और चक्का जाम। और आईआईटी बीएचयू के नवागत निदेशक पत्रकारों से हुए रूबरू। कहा, शोध की गुणवत्ता बढ़ाना होगी पहली प्राथमिकता। और अब खबरें विस्तार से। महिलाओं को भ्रमित कर टप्पेबाजी करने वाले 2 शातिर अभियुक्तों को चेतगंज पुलिस ने 6 लाख के आभूषण के साथ गिरफ्तार कर लिया। महिलाओं को भ्रमित कर उनके गहने जेवर उतरवाकर लेकर भाग जाने वाले 2 नफर शातिर अभियुक्तगण को थाना चेतगंज पुलिस द्वारा गिरफ्तार किया गया तथा अभियुक्तगण के पास से करीब 6 लाख रुपए के टप्पेबाजी के आभूषण भी बरामद किए गए। सहायक पुलिस आयुक्त चेतगंज व प्रभारी निरीक्षक चेतगंज के नेतृत्व में थाना चेतगंज पुलिस टीम द्वारा मुखबिर की सूचना पर थाना चेतगंज कमिश्नरेट वाराणसी से संबंधित वांछित अभियुक्तगण को गिरफ्तार किया गया। संबंधित अभियुक्तगण को गिरफ्तार कर उनके पास से टप्पेबाजी कर लिए गए समस्त आभूषण बरामद किए गए। विगत 9 जुलाई को अज्ञात व्यक्तियों द्वारा पीड़िता को भ्रमित करके जेवर उतरवाकर भाग जाने के संबंध में प्राप्त प्रार्थना पत्र के आधार पर मुकदमा पंजीकृत कराते हुए पीड़िता द्वारा बताया गया था कि वो मॉर्निंग वॉक के लिए कंपनी बाग मैदागिन गई थीं। वहां से लौटते समय 2 लोग उनसे मिले तथा तंत्र मंत्र ज्योतिष आदि की बात करते हुए पुत्रों की मृत्यु का भय दिखाकर पिपलानी कटरा आकर उनके समस्त आभूषण उतरवाकर एक रुमाल में रखवा लिया तथा धोखा करते हुए आभूषण वाली रुमाल की जगह छोटे छोटे पत्थर रखे हुए रुमाल पीड़िता को पकड़ा दिया। पीड़िता द्वारा घर पहुंचने पर रुमाल खोलने पर पत्थर मिला तो पुनः भागकर पिपलानी कटरा आई, किंतु तब तक ठगी करने वाले बदमाश फरार हो चुके थे। तब पीड़िता ने अपने घर वालों को इस घटना के बारे में बताया और एफआईआर पंजीकृत कराई। इस प्रकरण को थाना चेतगंज पुलिस द्वारा प्राथमिकता के आधार पर बदमाशों को पकड़ने एवं आभूषणों की बरामदगी हेतु पुलिस टीम का गठन किया गया। टीम द्वारा अथक परिश्रम करते हुए घटना में शामिल अभियुक्तगण को गिरफ्तार करते हुए 100% आभूषणों की बरामदगी की गई है। दिनांक 9 जुलाई को एक घटना घटी। एक पीड़िता है किरण, जो पियरी क्षेत्र की रहने वाली थी, थाना चेतगंज। मॉर्निंग वॉक पे निकली हुई थी सुबह, और उसी बीच उनसे कुछ एक लोग मिलते हैं और उनको ऐसा भय दिखाते हैं कि आपके बच्चे की जान खतरे में है, आपने जो भी आभूषण पहन रखे हैं उनको आप निकाल के रख दीजिए, हम तंत्र मंत्र कर देंगे तो वो सुरक्षित रहेगा, उसे कोई दिक्कत नहीं होगी। वो निकाल के रखती हैं अपना सारा आभूषण एक कपड़े में, और इसी बीच उनसे धोखे से छल पूर्वक उनको डर दिखा के वो बदल लेते हैं। धीरे से एक पत्थर का रुमाल दे देते हैं जिसमें कई पत्थर वगैरह पड़े थे, और बाद में जब वो देखती हैं तो उनके सारे गहने गायब हैं और उसकी जगह दूसरा पैकेट उनके पास था। कुल मिला के टप्पेबाजी उनके साथ कर ली गई थी। इसमें 102/24 क्राइम नंबर पे मुकदमा पंजीकृत हुआ थाना चेतगंज के अंतर्गत, और हमारी टीमें लगी श्रीमान पुलिस आयुक्त महोदय के निर्देशन में, हमारे डीसीपी सर, एडीसीपी मैम, सबके नेतृत्व में हम लोगों को आदेश निर्देश मिले। हम लोगों ने टीमें गठित की, सर्विलांस का सहयोग लिया। इंस्पेक्टर चेतगंज ने इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। जो टीम थी, सुफियान और अभिषेक, पूरी टीम की बड़ी खास भूमिका रही। सबसे बड़ी चीज कि इसमें हमने ट्रेस किया, दोनों अभियुक्तों को तब गिरफ्तार किया जब वो और एक घटना करने के फिराक में थे, और इसके साथ साथ 100% बरामदगी हम लोगों ने की उनसे। लगभग 6 लाख से अधिक के जेवरात उनसे ठगी किए गए थे किरण से, और हमने 100% की बरामदगी की है उसमें। क्या इनका सर आपराधिक इतिहास भी है? हाँ, 2 हैं, एक सैफ है, दूसरा मुहाजिर है, मुजाहिद। इसमें सैफ का लंबा चौड़ा आपराधिक इतिहास है। अभी और भी हम लोग ट्रेस कर रहे हैं, हो सकता है अन्य प्रदेशों में भी इनके खिलाफ मुकदमे दर्ज हों, तो हम लोग अन्य आपराधिक इतिहास भी ट्रेस कर रहे हैं।
ये उत्तराखंड के रहने वाले हैं। गदरपुर थाना है उधम सिंह नगर के पास, वहाँ के रहने वाले निवासी। और ये टीम को इनाम पुरस्कार कुछ दिया जाएगा? और ये संबंधित अधिकारी गण के द्वारा किया जाएगा, तो आप लोगों को सूचित किया जाएगा। इनका जो पहचान पत्र है, आजकल फर्जी पहचान पत्र भी लोग काफी यूज कर रहे हैं, तो उस पहचान पत्र की जांच आप कैसे करेंगे कि ये उत्तराखंड के ही? अभी तो हम जो प्राथमिक सूचना हमें मिली, गिरफ्तार किए, जो हमने सेटिस्फाइड हुए जिस सूचना से, मुकदमा इनका आपराधिक इतिहास निकला है, इन आधार पे हमने उनको वहाँ का पाया है और आगे भी ट्रेस करेंगे। अगर कुछ ऐसा मिला तो फिर कार्रवाई करी जाएगी, क्योंकि इसमें अन्य कार्रवाइयाँ भी होती हैं, निरोधात्मक कार्रवाइयाँ भी आगे की जाती हैं। तो अगर ऐसी फोर्जरी इनके द्वारा कुछ मिली तो उस पर भी कार्रवाई की जाएगी। साइबर ठगी करने वाले गैंग के सरगना सहित 2 अंतर्राज्यीय साइबर अपराधी गिरफ्तार हुए। फर्जी वेबसाइट के माध्यम से मोटरसाइकिल एजेंसी फ्रेंचाइजी दिलाने के नाम पर साइबर ठगी करने वाले गैंग के सरगना सहित 2 अंतर्राज्यीय साइबर अपराधी गिरफ्तार हुए। धीरेन्द्र बहादुर सिसोदिया निवासी भोजूबीर जनपद वाराणसी द्वारा साइबर क्राइम थाना वाराणसी पर इस आशय से प्रार्थना पत्र दिया गया कि उनके साथ अज्ञात साइबर अपराधियों द्वारा रिवोल्ट मोटर्स की एजेंसी फ्रेंचाइजी दिलाने के नाम पर फर्जी वेबसाइट वेब ईमेल के माध्यम से कुल 5,25,500 रुपए की साइबर ठगी कर ली गई है, जिसके संबंध में थाना स्थानीय पर मुकदमा पंजीकृत किया गया। इस प्रकरण के दृष्टिगत पुलिस आयुक्त वाराणसी मोहित अग्रवाल तथा पुलिस उपायुक्त अपराध चंद्रकांत मीणा के निर्देशन में अपर पुलिस उपायुक्त व सहायक पुलिस आयुक्त गौरव कुमार के नेतृत्व में एक टीम गठित की गई। इस प्रकरण की विवेचना साक्ष्य संकलन से प्राप्त विवरण तथा इलेक्ट्रॉनिक सर्विलांस व डिजिटल फुटप्रिंट आदि के आधार उपरोक्त घटना में शामिल 2 अंतर्राज्यीय साइबर अपराधियों को वाराणसी से गिरफ्तार किया गया है, जिनके कब्जे से तमाम कंपनियों की फ्रेंचाइजी दिलाने के नाम पर ठगी करने हेतु प्रयुक्त किए जाने वाले फर्जी कागजात, मोबाइल फोन, इनवाइस पेपर तथा नकदी बरामद की गई है। 5 जून 2023 को धीरेन्द्र बहादुर सिसोदिया, जो भोजीपुर का रहने वाले हैं, उन्होंने एक कंप्लेंट फाइल की थी साइबर थाने में कि उनके साथ में रिवोल्ट मोटर्स के एजेंसी के नाम पे दिलाने के 5.25 लाख उनसे साइबर ठगी हुई। उसी के संबंध में खुलासा हुआ, जिसमें 2 अभियुक्त हैं नालंदा के रहने वाले पंकज कुमार और सनी कुमार। इनको हिरासत में लिया गया, इनको अरेस्ट करके जेल भेजा गया। कितने माल की बरामदगी हुई है? कितने गिरफ्तार हुए? इसमें 2,14,000 रुपए नकद बरामद हुए हैं। कई कंपनियों के फर्जी जो है कागजात उन्होंने तैयार किए हैं। ये विभिन्न एंड्रॉयड ऐप का इस्तेमाल करते थे, जैसे CTC है, फर्ब है, इनके थ्रू फर्जी बिल जनरेट करते थे। तो फर्जी बिल भी हमें बरामद हुए हैं और इनका मोडस ऑपरेंडी ये है कि फिशिंग अटैक का इस्तेमाल करते हैं, जो ऑलरेडी एस्टेब्लिश जो वेबसाइट्स हैं, ट्रस्टेड वेबसाइट्स हैं, उनसे मिलता जुलता वेबसाइट बनाते हैं और जब उस पर लोग क्लिक करते हैं तो उनका डेटा ये लोग चुरा लेते हैं और फिर उनको रिझा के उनसे ठगी करते हैं लोग। अभी तक कोई कड़ा इतिहास? अभी तक पूछताछ में सिर्फ एक ही मुकदमा सामने है, बाकी इनसे और इनका PCR लेके इसमें और से पूछताछ करेंगे। अभी कुछ दिन पहले किया मोटर्स की भी ऐसी ही हुई थी, तो क्या दोनों का काम करने और रिकॉर्ड करने का तरीका सेम है? देखिए, साइबर अपराध में कुछ गिने चुने अपराध हैं जो बहुत ज्यादा हो रहे हैं, उनमें से एक फिशिंग है और जैसा भी आपने सवाल पूछा वो भी से मिलता जुलता अपराध है। ये अलग अलग मॉड्यूल हैं, अभी तक पूछताछ में ऐसा नहीं आया जिनसे दोनों लिंकअप हो सके, लेकिन हाँ ये जरूर है कि अपराध करने का दोनों जो आप बता रहे हैं तरीका लगभग सेम है। टीम को पुरस्कार दिया गया। पुरस्कार के तौर पे इस पूरी टीम को 25,000 रुपए का नगद पुरस्कार हमारी तरफ से दिया जाएगा। अज्ञात वाहन की टक्कर से एक कांवरिया घायल हो गया, वहीं हाईवे पर कांवरियों ने जमकर बवाल करते हुए चक्का जाम किया। वाराणसी में एक बार फिर कांवरियों ने हाईवे पर जमकर बवाल काटा। कांवरियों के अनुसार अज्ञात वाहन ने एक कांवरिये को टक्कर मारी और वो फरार हो गया। इस घटना में कांवरिये का पैर टूट गया। इसके बाद सड़क जाम कर कांवरियों ने हंगामा शुरू कर दिया। हंगामे की सूचना पर ADCP मौके पर पहुंचे और कांवरियों से वार्ता कर वाहन को पकड़ने का आश्वासन दिया और कांवरिये के समुचित इलाज की व्यवस्था की बात कही, जिसके बाद जाम छूटा और आवागमन सुचारू हो सका। फिलहाल पुलिस ने वाहन चालक को गिरफ्तार कर लिया है। तुरंत उठा के ट्रीटमेंट देता है।
उसके बाद बना। चलो ठीक है, अभी हमें इसको जो मालिक कौन है इसका? जो मनते हो वो 2 लाख रुपया तो कब से हम 2.5 घंटा हो गए सर। जो भी आपका सर 2.5 घंटे हो गए। 12:24 कंपनी को 12:24 आईआईटी बीएचयू के नवागत निदेशक पत्रकारों से रूबरू हुए। उन्होंने कहा कि शोध की गुणवत्ता बढ़ाना पहली प्राथमिकता है। आईआईटी बीएचयू के नवागत निदेशक प्रोफेसर अमित पात्रा ने आज आईआईटी के भविष्य का रोड मैप लेकर मीडिया से रूबरू हुए। उन्होंने कहा कि मेरी पहली प्राथमिकता होगी कि यहां पर शोध की गुणवत्ता बढ़ाई जाए। उन्होंने कहा कि परिसर में शोध को बढ़ावा देने के लिए नए स्टार्टअप शुरू करने के लिए भी छात्रों को प्रोत्साहित किया जाएगा। नई शिक्षा नीति को भी लागू करने का काम किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि संस्थान में शोध की गुणवत्ता बढ़ाने के लिए सभी जरूरी उपाय किए जाएंगे। इस संबंध में मंत्रालय से भी सहमति मिल चुकी है। उन्होंने बताया कि परिसर में रिसर्च पार्क बनाने के लिए पहले चरण में 85 करोड़ रुपए प्राप्त हुए हैं। उन्होंने रिसर्च पार्क का उपयोग बताते हुए कहा कि कोई भी विभाग के लैब का उपयोग करके रिसर्च कर सकता है। इसके लिए हम एक मामूली चार्ज लेंगे। निदेशक ने कार्यभार संभालने के बाद परिसर के हर कार्यालय और विभाग का भ्रमण किया और हर शिक्षक से बातचीत की। उन्होंने कहा कि संस्थान की खूबियों खामियों को जानकर उन्हें सुधारना ज्यादा आसान होगा। एक बड़ी खामी की चर्चा करते हुए उन्होंने बताया कि आईआईटी में अभी 40% शैक्षणिक स्टाफ से ही काम हो रहा है। 900 पदों के मुकाबले यहां सिर्फ 360 शिक्षक ही कार्यरत हैं। कहा कि इन पदों को जल्द भरने की कोशिश रहेगी। देखिए, उसमें फैसिलिटी रहेगा। कोई भी खुद का स्टार्टअप बनाना चाहते हैं, पहले तो एक ऑफिस स्पेस मिलेगा, उसके बाद उनका लैब स्पेस भी मिलेगा वहाँ, वो रेंट पे लेना है। और आईआईटी का भी जो जितनी सारी फैसिलिटीज़ है, जितने सारी लैब्स है, वो किराए पे बहुत कम किराए पे, थोड़ा सा नॉमिनल फीस में वो ले सकते हैं। और आईआईटी फैकल्टी के पास जो पेटेंट्स रहेगी, वो पेटेंट का भी वो इस्तेमाल करके कुछ प्रोडक्ट बना सकता है, जिसको लेके वो मार्केट तक जा सकता है। तो ये कह सकते हैं कि आईआईटी के सारे रिसर्च को एक लॉबी मिल जाएगी, एक प्लेस मिल जाएगा जहाँ पर वो पूरी चीज़ें ग्रो करेंगी। ऐसे जरूर ऐसे ही है। हाँ, ऑल अंडर वन रूफ। स्टार्टअप योजना कई स्टार्टअप योजना शुरू होती है, जैसा कि आपने बताया, उसके बाद वो खत्म हो जाती है, तो इसमें की कमी आती है। तो ऐसे में ये जो रिसर्च सेंटर है, ये कितना फायदेमंद है? नहीं, इसीलिए वो जो रिसर्च सेंटर होगा ना, रिसर्च पार्क होगी, उसमें उनको सब ट्रेनिंग दिया जाएगा। उनको उनका मॉरल भी जारी रखने के लिए उनको जितने सारी फाइनेंशियल इश्यूज़, उनका लीगल इश्यूज़, कुछ भी इश्यूज़ होगा तो हमारे लिए उसका सपोर्ट रहेगा। तो कोई किसी को थोड़ा तकलीफ आ रहा है ना, तो उसको समझेगा नहीं, ये ऐसा ही होता है। इसको कैसे हम इससे कैसे हम निकाल सकते हैं, इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व कर सकते हैं, उसके लिए उनके लिए पूरा मेंटरिंग सपोर्ट सिस्टम सब रहेगा। हमारे एलमनी को भी इन्वॉल्व करेंगे, जो कि सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर्स होंगे। उन लोग बोलेंगे ना, अरे भाई ऐसा ही होता है, मैदान छोड़ के भागो मत, हाँ तुम सक्सेस होगा तुम्हारे। ये तो मेंटरिंग करना चाहिए। आईआईटी की ये योजना जो है खर्च होगा, अभी 85 करोड़ की बजट मिल रहा है हमें, तो उसी से हम शुरू करेंगे। उसके बाद जैसे बताया, बाहर से एलमनी जो एंजल इन्वेस्टर्स होते हैं, वो लोग फंड करेंगे स्टार्टअप को चलाने के लिए। मुनाई से भी वार्ता हो चल रही है? हाँ, बनामली के साथ हम तो कितने लोग जो है इससे संपर्क करने हैं? हमारे पास अभी 100 मेंटर्स हैं। सर, आईआईटी की रैंकिंग सुधारने के लिए क्या प्रयास किए जा रहे हैं? आईआईटी के रैंकिंग को सुधारने के लिए पहले जो एक चीज़ बोलते हैं अंग्रेजी में, चैरिटी बिगिंस एट होम। पहले हमें देखनी है हमारा स्ट्रेंथ कैसा है, जैसा बता रहा था, स्ट्रेंथ्स को लेके आगे बढ़ना है। स्ट्रेंथ हमारे जिस एरिया में स्ट्रेंथ है, उसको हम देखेंगे कैसे आगे बढ़ा सकते हैं। क्योंकि एक चीज़ है, हर एरिया में तो कोई एक इंस्टीट्यूट एक्सेलेंट नहीं बन सकता। यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप बने रहिए केटीवी न्यूज के साथ। खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल केटीवी वाराणसी को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।
ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। भाजपा पिछड़ा वर्ग मोर्चा ने राहुल गांधी के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। भारतीय जनता पार्टी पिछड़ा वर्ग मोर्चा की ओर से लोहराबीर स्थित आजाद पार्क में राहुल गांधी के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया गया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए अनूप जायसवाल ने कहा कि कांग्रेस सपा सिर्फ दिखावा व छलावे की राजनीति करती है। जब पिछड़ों के लिए आरक्षण का सदन में प्रस्ताव वीपी सिंह के समय आया था तो ये कांग्रेस ने राजीव गांधी के नेतृत्व में विरोध किया तथा पिछड़ों व दलितों के अनेक रिपोर्ट को दशकों तक दबाकर उन्होंने उनके अधिकार से वंचित किया। अगर राहुल गांधी में साहस है तो अपनी पार्टी में विपक्ष नेता का पद अपने पिछड़ा वर्ग के नेता को दे। अखिलेश यादव लोकसभा में दलित अवधेश पासी को देकर दिखाएं। कार्यक्रम का नेतृत्व भाजपा काशी क्षेत्र उपाध्यक्ष अनूप जायसवाल, संचालन ओम प्रकाश यादव, धन्यवाद धीरेन्द्र शर्मा, अखिल वर्मा ने किया। कार्यक्रम में प्रमुख रूप से जय किशन जायसवाल, सिद्धनाथ गौड़, आदित्य गोयनका, मनीष चौरसिया इत्यादि कार्यकर्ता शामिल रहे। आज हम सब आजाद पार्क में राहुल गांधी जिस तरह से पिछड़ों के लिए सिर्फ एक तरह से देश में भावनाएं भड़का करके तुष्टीकरण की राजनीति करके लाभ लेना चाहते हैं। पिछड़े भली भांति समझते हैं कि किस तरह से जब मंडल आयोग की रिपोर्ट आई थी सदन में तो इनके पिता ने उस रिपोर्ट का विरोध किया था और कहा था कि आरक्षण नहीं लागू होना चाहिए। तो आज उनको याद आ रही है दशकों बाद कि पिछड़ों की भावना के लिए। तो ये छद्म दिखावा है, छलावा है। अखिलेश यादव को भी पिछड़ों का बड़ा दर्द होता है, दलितों का बड़ा दर्द होता है। तो मेरा उनसे सलाह है कि उनके बगल में अवधेश प्रसाद पासी जी बैठते हैं, उनको अपना नेता पद दे दे तो हम जाने उनके लिए दिलों में दलितों की भावना है। राहुल गांधी किसी ओबीसी को अपना विपक्ष का नेता पद दे दे तब हम जाने कि उनके लिए दिल में ओबीसी का भी दर्द है। भाजपा में सबका साथ सबका विकास कहा जाता है तो कई ओबीसी के रूप में देश के प्रधानमंत्री जी नेतृत्व करते हैं देश का। प्रदेश में सावर्ण होते हुए भी योगी जी नेतृत्व करते हैं। मध्य प्रदेश में यादव होते हुए भी मोहन यादव जी नेतृत्व करते हैं। कहीं विष्णु शर्मा जी नेतृत्व करते हैं। ये होता है सबका साथ सबका विकास। हम सबकी चिंता करते हैं, सबको नेतृत्व देते हैं। आपके हाथ में नेतृत्व आता है तो सिर्फ परिवार के हाथ में नेतृत्व आता है। तो पिछड़े और दलित इस भावना को भली भांति समझते हैं। इसलिए हमने आज यहाँ इस काशी की धरती से उनको गोबर का हलवा खिला करके उनका स्वागत किया है कि उनको हलवे की बड़ी चाहत थी। काशी वासी ने, ओबीसी मोर्चा ने यहाँ गोबर का हलवा उनको खिला करके उनका स्वागत सत्कार किया है क्योंकि उनका जो पिछड़ा का डर और दलितों के लिए दिखावा है वो सिर्फ छलावा है और उस छलावा को देशवासी समझते हैं। सबसे ज्यादा इस चुनाव में उन्होंने छलने का काम किया। टकाटक करके 85 रुपए के फार्म बांटे जो कि सबसे ज्यादा दलितों और पिछड़ों के घर में पहुंचे, वो छले गए हैं और उस छलावे का जवाब है कि हम उनको गोबर का हलवा खिला करके उनका स्वागत और विरोध कर रहे हैं। जुलाई माह में सेवानिवृत्त हुए कैंट स्टेशन के कर्मियों को विदाई दी गई। कैंट स्टेशन पर कार्यरत मुख्य आरक्षण पर्यवेक्षक गजेंद्र सिंह, डीपी सिंह और ट्रेन मैनेजर राकेश तिवारी बुधवार को सेवानिवृत्त हो गए। स्टेशन के सभागार में कर्मियों को भावभीनी विदाई दी गई। इस दौरान एडीआरएम लालजी चौधरी ने कहा कि सेवानिवृत्ति के बाद जीवन की दूसरी पारी शुरू होती है, इसलिए सामाजिक पारिवारिक जीवन की जो ख्वाहिशें अधूरी रह गई हों उन्हें इस पारी में पूरा करना चाहिए। कार्यक्रम को स्टेशन डायरेक्टर गौरव दीक्षित, यूआरएमयू के शाखा सचिव विंध्यवासिनी यादव, एसपी श्रीवास्तव समेत अन्य लोगों ने संबोधित किया। इधर सर। हाँ सर, आईएमएस बीएचयू कार्डियोलॉजी विभाग के अध्यक्ष डॉक्टर ओम शंकर ने कुलपति पर कई गंभीर आरोप लगाए।
आईएमएस बीएचयू के हृदय रोग विभाग के विभागाध्यक्ष प्रोफेसर ओम शंकर ने आईएमएस के विभागों में हो रही नियुक्ति और प्रमोशन पर सवाल खड़े किए हैं। उनका कहना है कि बिना कार्य परिषद की स्वीकृति के कुलपति अपने कार्यकाल में जो भी नियुक्तियां कर रहे हैं वो नियमों के विपरीत है। विभाग में आयोजित पत्रकार वार्ता में प्रोफेसर ओम शंकर ने कहा कि मरीजों की समस्याओं, नियुक्तियों में गड़बड़ी सहित जो भी शिकायत उनकी ओर से कुलपति से की जाती है उसको वो सुनते नहीं हैं और सभी शिकायतों को नजरअंदाज कर अपने मन का फैसला लेते हैं जो नियम विरुद्ध है। डॉक्टर ओम शंकर ने कुलपति पर मनमानी का आरोप लगाते हुए कहा कि हृदय रोग विभाग में जिन पदों पर नियुक्तियां की जानी थी उसके लिए 30 जुलाई से पहले इंटरव्यू की डेट रखी गई थी, लेकिन जानबूझकर कुलपति ने मेरा कार्यकाल खत्म होने के बाद 1, 2 और 3 अगस्त को साक्षात्कार की तिथि तय की है, क्योंकि मैं अध्यक्ष रहता तो नियम की बात करता। डॉक्टर ओम शंकर ने कहा कि गैस्ट्रोएंट्रोलॉजी विभाग में अगर इंटरव्यू की बात करें तो वहां प्रमोशन के लिए इंटरव्यू देने वाले सभी शिक्षकों को अयोग्य करार दिया गया है। कहा कि बीएचयू अस्पताल में चिकित्सा अधीक्षक पद पर तैनाती के 3 साल पूरे होने के बाद भी ऐसा क्या है कि कुलपति द्वारा किसी दूसरे की तैनाती नहीं की जा रही है। इस तरह की स्थिति तब है जब खुद भी वर्तमान चिकित्सा अधीक्षक पर पहले से ही कई आरोप लग चुके हैं। डॉक्टर ओम शंकर ने कहा कि जहां तक हृदय रोग विभाग अध्यक्ष पद से हटाने का सवाल है तो 24 मई 2024 को आईएमएस बीएचयू प्रशासन ने उन्हें पद से हटाया था, जिसमें विभाग में मौजूद न रहने का हवाला दिया गया था, जबकि सुपर स्पेशलिटी ब्लॉक में बेड बढ़ाने सहित अन्य समस्याओं को लेकर वो विभाग में अनशन चल रहा था। और तो और बीएचयू प्रशासन ने ही सीसीटीवी कैमरे लगवाने के साथ ही सुरक्षा कर्मियों को भी विभाग में बिठाया था, जिससे कि अनशन के बारे में सही जानकारी मिल सके। इसके बाद बीएचयू प्रशासन ने फिर मुझे 18 जुलाई 2024 को दोबारा नियुक्त कर दिया है। अब सवाल ये है कि अगर मैं गलत था तो मुझे दोबारा बीएचयू प्रशासन ने क्यों नियुक्त किया। ऐसे में नियमानुसार 55 दिन मेरा कार्यकाल और होना चाहिए। इसके लिए मैंने एक पत्र भी बीएचयू प्रशासन को लिख दिया है। देखिए, प्रमुख विषय ये है कि महामना की ये बगिया जो आज से 100 साल से ज़्यादा समय पहले स्थापित की गई थी, आज उसके मूल्य और उनका एग्जिस्टेंस खतरे में है। और वर्तमान के कुलपति महोदय नियम जो कायदे कानून बना है, जो हमारे पार्लियामेंट से पास होते हैं, जो हमारे सक्षम संस्थाओं द्वारा बनाए गए हैं, अधिकारियों द्वारा बनाए गए हैं, उनका घोर और खुलेआम उल्लंघन कर रहे हैं। यहाँ जो बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में नियुक्तियाँ हो रही है, नियुक्तियों में खुलेआम भ्रष्टाचार चल रहा है। जिसको मन होते हैं प्रमोट कर देते हैं, जिसको मन होता है नियुक्त कर लेते हैं, और ये मनमानी चल रही है। किन विभागों में हुआ? सभी पूरे मतलब ये मेडिकल नॉन मेडिकल दोनों विभागों में चल रहा है। अभी देखिए कि एक मामला जिस पर कि लोग पूछ रहे हैं कि गैस्ट्रोएंट्रोलॉजी विभाग के सारे जो हैं वो प्रमोशन के लायक नहीं पाए गए। अब ये तो विश्वविद्यालय के खुद के ऊपर प्रश्न उठ जाता है कि उनसे पहले जिन्होंने उनकी नियुक्तियाँ की है, या तो वो गलत हैं कि अक्षम व्यक्तियों को उन्होंने नियुक्त कर लिया है, या फिर वो गलत हैं जो आज कर रहे हैं। और आज वाले क्यों गलत हैं, इसके पीछे तर्क ये है कि मेरे पास सबूत हैं जिसमें कि कुलपति महोदय ने मेरे विभाग में मेरे पूर्व विभागाध्यक्ष प्रोफेसर डॉक्टर धर्मेंद्र जैन द्वारा किए गए 2.56 करोड़ की खरीद में अनियमितताओं के बाद भी उन्होंने वेंडर्स को मेरे ऑब्जेक्शन के बाद भी पेमेंट कर दिया, अपना एक्स्ट्राऑर्डिनरी पावर यूज़ करते हुए। ये खुलेआम वाइस चांसलर साहब का भ्रष्टाचार को समर्थन है, और जिसका मेरे पास एविडेंस है। जब चाहें, जब आप कहेंगे मैं आपको दूंगा। उनको भेज चुका हूँ, मैं कई बार भेजा। तो समय कौन वाइस चांसलर थे? कब? जब पेमेंट हुआ था स्टाफ लगाकर जांच के दौरान? नहीं, पेमेंट तो यही इन्होंने किया है ना। जी हाँ, वर्तमान के बारे में कर रहे हैं। वर्तमान कहा कि नियुक्तियों में क्यों भ्रष्टाचार के क्या इनडायरेक्ट एविडेंस है, तो क्योंकि ये भ्रष्टाचार के पहले स्थापित अपराधी हैं जिनके विरुद्ध में कागज है मेरे पास
कि इन्होंने अपने पद का दुरुपयोग, कलम का दुरुपयोग कर इन्होंने ऐसे वेंडर्स को पेमेंट कर दिया जिसके विरुद्ध जांच चल रही थी और जिसमें जांच रिपोर्ट में बताई कि अनियमितताएं हुई है। और जो जांच रिपोर्ट अभी मैं दिखाऊंगा आपको, जो आए हैं उन्हीं के यहाँ से उन्हीं के रिकमेंडेशन पर रजिस्ट्रार साहब के द्वारा मेरे पास भेजा गया। और वो ऑनलाइन व्यापार बंद करने की मांग को लेकर भामाशाह भारतीय जनता पार्टी ने धरना प्रदर्शन किया। भामाशाह भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने धरना प्रदर्शन किया। पार्टी के अध्यक्ष सुजीत गुप्ता ने कहा कि व्यापारी, बनिया दुकानदार, ठेला पटरी व्यवसायी सामान बेचकर अपना जीविकोपार्जन करते हैं। पिछले कुछ वर्षों से पूरे देश में ऑनलाइन कंपनी के माध्यम से बढ़ रही खरीदारी से परेशान व्यापारियों की हक की आवाज उठाते हुए विदेशी ऑनलाइन कंपनियों को तत्काल बंद करने की मांग करते हैं। इस दौरान सुजीत कुमार गुप्ता ने कहा कि एक बार फिर विदेशी ताकतें अपना चोला बदलकर ऑनलाइन व्यापार के माध्यम से देश को लूटने आ रही हैं, जिसका सर्वाधिक नुकसान देश के क्षेत्रीय व्यापारियों को हो रहा है। इसका प्रभाव छोटे दुकानदारों पर अधिक है, जो अपने परिवार के भरण पोषण के लिए अपने व्यवसाय पर निर्भर हैं। ऐसी परिस्थिति में हम सरकार से ऑनलाइन कंपनियों को तत्काल बंद करने की मांग करते हैं। नेशनल इक्वल पार्टी के अध्यक्ष शशि प्रताप सिंह ने कहा कि व्यापारियों की हक की आवाज उठाने में नेशनल इक्वल पार्टी संयुक्त रूप से भामाशाह पार्टी के साथ खड़ी है। आज ज्ञापन ले आए हैं, क्या मांग? आज ज्ञापन भामाशाह पार्टी और नेशनल इक्वल पार्टी के नेतृत्व में दोनों लोग हम लोग आए हैं। जिस तरह से भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी ने बंगाल के माध्यम से पूरे देश पर कब्जा किया, कब्जा करने के बाद 200 साल तक देश में राज किया, उसी तरह विदेशी ऑनलाइन कंपनियां देश में प्रवेश कर रही हैं। सरकार सोई हुई है, सरकार को दिखाई नहीं दे रहा है। हम लोगों को, व्यापारियों को इस बात का डर है कि कहीं ईस्ट इंडिया कंपनी की तरह ये व्यापारी, ये ऑनलाइन कंपनियां भी पूरे व्यापार को अपने कब्जे में कर भारत को फिर से न गुलाम बना दे। और ऑनलाइन कंपनियों की वजह से आज जो सैकड़ों वर्षों से दुकानदार अपनी दुकानदारी कर रहे थे, चाहे छोटे व्यापारी हो या बड़े व्यापारी, उनकी व्यापार 20%, 10%, 5% बोहनी को मोहताज हो गई है। ऐसी कंपनियों को हम लोग बंद कराना चाहते हैं या कोई नया कानून लाया जाए जिस कानून के तहत ऑनलाइन कंपनियां हमारे देश में हावी न हो पाए। आज ज्ञापन दिए हैं, आज हम लोगों ने ज्ञापन दिया है जिलाधिकारी जी को, के प्रतिनिधि को, उनके माध्यम से प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री जी को भेजा जाएगा। उन्होंने आश्वासन दिया है कि यह बहुत आप लोगों का अच्छा मांग है, इस मांग की आवाज को उठाइए और हम इस पत्र को भेजेंगे। और मैं आप लोगों को चुनौती के साथ सरकार को ये बताना चाहता हूं कि 10 दिन का अल्टीमेटम है। अगर 10 दिन के अंदर हम लोग को कुछ इसका रिजल्ट नहीं दिखेगा तो 10 दिन के बाद इस बार हम लोग इसी जिला मुख्यालय पर इसके चौगुना भीड़ लेकर आएंगे और यहीं बैठेंगे। तो चलते चलते पुनः एक नजर डालते हैं शहर की प्रमुख सुर्खियों पर। महिलाओं को भ्रमित कर टप्पेबाजी करने वाले 2 शातिर अभियुक्त को चेतगंज पुलिस ने 6 लाख के आभूषण के साथ किया गिरफ्तार। साइबर ठगी करने वाले गैंग के सरगना सहित 2 अंतर्राज्यीय साइबर अपराधी हुए गिरफ्तार। अज्ञात वाहन की टक्कर से एक कांवरिया हुआ घायल। हाईवे पर कांवरियों ने किया जमकर बवाल और चक्का जाम। और IIT BHU के नवागत निदेशक पत्रकारों से हुए रूबरू, कहा शोध की गुणवत्ता बढ़ाना होगी पहली प्राथमिकता। तो थे आज के समाचार, कल फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार। खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल KTV वाराणसी को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।